गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का संडे की क्लास में। जैसे कि पिछले संडे हमने डिस्कस किया हुआ था बहुत सारी चीज़ें जो आप लोग की प्रॉब्लम से रिलेटेड थी, ठीक है। आज की क्लास के लिए मैंने जैसा कि आपसे बोला हुआ था कि हम लोग कुछ पॉइंट मॉक से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो संडे का मैंने सोचा हुआ ना कि आप लोग को मतलब टॉपिक के अलावा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें कराई जाएँ, ठीक है। जैसे मॉक से रिलेटेड कुछ एग्जाम कैसे होंगे उनसे रिलेटेड आपको एक्सपीरियंस शेयर किया जाएगा, ठीक है। तो आज का जो मैंने टॉपिक रखा हुआ है वो आपका पूरा का पूरा मॉक से रिलेटेड रखा हुआ है, ठीक है। जो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि मॉक कब देना स्टार्ट करें, ठीक है। बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि ऐसा तो नहीं हम पूरा सिलेबस कर लें, एग्जाम आएगा तब देंगे, या एग्जाम से 10 दिन पहले देंगे, या एग्जाम से 2 महीने पहले दें, 6, मतलब बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है। देखिए, जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा ये मानना है कि अगर आपका सिलेबस 50% कवर हो जाता है, ठीक है, चाहे आपका देखिए जो भी आप जिस भी चीज़ का आप एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, उसमें मॉक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। विदाउट मॉक जो है ना आपका एग्जाम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा। जो हमारी माइनर से मिस्टेक है ना वो हमारी मॉक में सही होती जाती है। जब हम मॉक देते जाते हैं ना तो जो भी छोटी छोटी गलतियां, जैसे होता है ना एग्जाम में आप आके बोलते हैं कि यार ये छोटी सी पॉइंट गलत हो गया, ये गलत हो गया, आंसर ये टिक करना था बट मैंने ये टिक कर दिया, ये सारी गलती आपकी एग्जाम में ना हो ना, इसलिए हमें मॉक देना होता है ताकि सारी गलती हम घर पे करें। वहां पे जाके इन चीज़ों से हम एक्सपीरियंस हो गया होगा कि इन चीज़ों के कि कहाँ पे मिस्टेक हो सकती है और वो मिस्टेक हमारे एग्जाम में ना हो। क्लियर। इसलिए मॉक का सबसे बड़ा रोल है आपके किसी भी एग्जाम में, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की कर रहे हो या किसी कंपटीशन के लिए आप एग्जाम दे रहे हो या एडमिशन के लिए एग्जाम दे रहे हो, मॉक का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। मेरा मानना है कि जब आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाए ना तब आपको मॉक देना स्टार्ट करना चाहिए। बट इस 50% में आप ये ध्यान रखिए कि जो भी टॉपिक आपने पढ़े हैं ना, जो भी आपने टॉपिक पढ़ा 50% सिलेबस में, वो टॉपिक आपका 100% कवर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ये नहीं कि एक टॉपिक में कुछ और पढ़े, एक टॉपिक में कुछ और छोड़ दिया और आपने मॉक देना स्टार्ट कर दिया। नहीं, अगर आपके 10 चैप्टर हैं, मान लीजिए टोटल किसी भी एग्जाम के लिए अगर आपके 10 चैप्टर्स डिसाइड हैं, तो उस 10 चैप्टर में जैसे ही आपके 5 चैप्टर कंप्लीट होना, वो भी 100%, जिसमें आप कहीं टीचर से पढ़ रहे हैं या यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि जो चैप्टर आपने पढ़ा है वो 100% आपका कवर हो जाए। उसके बाद आप मॉक देना स्टार्ट कर दें। इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो चैप्टर आपका करा हुआ है ना उसकी आपकी कंटिन्यू प्रैक्टिस बनी रहेगी। आ रही बात समझ में? अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइमिंग कम है कि नहीं मुझे और अपना सिलेबस कवर करना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि वीक में 3 डेज दे दिए, ठीक है, या 2 डे दे दिए। इससे होगा क्या कि जो आपका पढ़ा हुआ चैप्टर है ना उसको आपको फिर से दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर। तो आप 50% अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मॉक देना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको बस मैंने बताया कि आपका 100% वो पॉइंट क्या होना चाहिए, कवर होना चाहिए। और इसके पीछे का रीजन मैंने क्या बताया कि इससे क्या होगा कि उस पर्टिकुलर टॉपिक को ना, ऐसा होता है कि हम पढ़ते चले जाते हैं, जब हम लास्ट चैप्टर पे पहुंचते हैं तो फिर हमारा फर्स्ट चैप्टर भूल जाता है, फिर हम सोचते हैं एक बार और पढ़ लें, और ऐसे करते करते सारा वक्त निकल जाता है। क्लियर। तो हमारी कोशिश ये है कि जो हमने पढ़ा हुआ वो हमसे संभला रहे। इसके लिए एक तो मॉक देना जरूरी है, दूसरा उसकी हमें प्रैक्टिस होती रहे। क्लियर। ये मैं अपना पर्टिकुलर अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा। हो सकता है मेरे से आपकी चीजें क्या हो, डिफरेंट हो, बट जो मैंने अभी तक एनालिसिस किया उसके बेस पे बता रहा हूं कि जब भी आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो तो आप मॉक देना स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद से हम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं कि मॉक को एनालिसिस कैसे करें। कि जो सेकेंड पॉइंट है हमारा मॉक को एनालिसिस, ने देखिए जितना इंपॉर्टेंट आपका मॉक देना है ना उससे कहीं ज्यादा उसको एनालिसिस करना है। हम जनरली करते क्या है, मॉक देते जाते हैं, हमारे पास उनका सोल्यूशन आ जाता है या आपका रिजल्ट आ जाता है, उसी को देख के हम खो जाते हैं कि चलो इतनी गलती हुई नहीं। ये आपको ना पर्टिकुलर एनालिसिस करना है, क्योंकि जो आपको सोल्यूशन या जो आपको एनालिसिस या जो आपको रिजल्ट प्रोवाइड किया जाता है ना वो तो उन्होंने एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे दे दिया। आपको अपनी चीजें इंप्रूव करनी है तो आपको खुद से एनालिसिस करना पड़ेगा। इसमें मैं 1-2 पॉइंट बता रहा हूं। सबसे पहले तो आप इसको कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अगर आपको 1 आवर मॉक देने में जा रहा है ना तो आपको कम से कम 1 आवर टू 1 आवर 30 मिनट्स आपका एनालिसिस में चला जाएगा, अगर आप सही एनालिसिस कर रहे हैं तो, ठीक है। पहले पॉइंट तो ये है कि जितना टाइम आपने मॉक देना के रखा है, मान के चलिए वो सबका वेरी कर सकता है। कोई आधे घंटे में एनालिसिस कर सकता है, कोई 1 आवर में कर सकता है, कोई 2 आवर में कर सकता है। तो आपका एक फिक्स टारगेट होना कि जो मैंने मॉक दिया उसका मैं 100%
एनालिसिस करूं। क्लियर? देखिए मैथ्स में या रीजनिंग में आपके जो क्वेश्चन करेक्ट है ना, वो तो चलिए करेक्ट है। प्रॉब्लम आती है एक तो आपका इंग्लिश और एक आपका जीएस। ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं ना कि जैसे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, हो सकता है मेरा क्वेश्चन आपका तुक्के से सही हो। बात समझ में आ रही है? तो आप कोशिश करें कि जो आपका इंग्लिश और जीएस है ना, इसको आप 100% एनालिसिस करें। जो आपके क्वेश्चन सही हैं उनको भी देखिए। जो क्वेश्चन में आप 100% कॉन्फिडेंट है कि यार इसका तो यही होना, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जिस क्वेश्चन में, क्योंकि एग्जाम देते समय या क्वेश्चन सॉल्व करते समय ना, हमसे नॉर्मल क्या होता है कि बहुत सारे तुक्के से आंसर लगते हैं, स्पेशली जीएस और इंग्लिश में, कि यार इसका वो ये होगा, चलो लगा देते हैं, और कोइंसिडेंटली वो आपके सही भी हो गए। तो वो सही तो हमारी किस्मत की वजह से, हमने उसको एनालिसिस ही नहीं किया। आ रही बात समझ में? तो आप इंग्लिश और जीएस को 100% एनालिसिस करें, देखें आपका जो लॉजिक था वो रियल में है या गलती से आपका आंसर सही हो गया। क्लियर? दूसरा है क्या ना, कि आपको कम से कम 20 to 30 मॉक देने के बाद ही आप इस पॉइंट पे जाएंगे कि मार्क्स कैसे बढ़े। बात समझ में आ रही है? यहां पे जो तीनों बातें हैं ना, ये एक दूसरे से इंटरलिंक है। ठीक है? जब तक आप 20 से 30 मॉक नहीं देंगे ना, तब तक आप इंप्रूवमेंट की बात नहीं कर सकते। 20 से 30 मार्क के बाद ही हम उन चीजों का एनालिसिस करेंगे कि यार कहां पे प्रॉब्लम आ रही है। अब इसमें करना क्या है कि सबसे पहले आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए हर मॉक की। एक तो उसमें आपका होना चाहिए अटेम्प्ट, फिर आपका करेक्ट, फिर आपका इनकरेक्ट। आरी बात में ये 3 कॉलम आपके पास बने होने चाहिए कि कोई भी आप मॉक देने, देखिए जो सोल्यूशन आपको मिलता है उसमें ये सारे पॉइंट होते हैं, लेकिन आपके पास खुद का एनालिसिस होना चाहिए, क्योंकि वो मोबाइल में लैपटॉप में खुल के दिखता नहीं है। तो आप एक प्रॉपर इसके लिए कॉपी बनाएं, उसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज लिखें, अटेम्प्ट, करेक्ट कितने हुए, इनकरेक्ट कितने हुए। अब जो आपको काम करना है ना, वो इस इनकरेक्ट पे करना है। मैंने बताया कि जब इस पॉइंट को मैं डिस्कस कर रहा था, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो चैप्टर आपके 100% कवर हैं, ठीक है, आपको इसी चीज का इनकरेक्ट देखना है। देखिए जो चैप्टर आपने पढ़ा ही नहीं है, उसके तो करेक्ट और इनकरेक्ट से आपको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो चैप्टर आपका 100% कवर है, उसमें देखिए कि फिर आपका इनकरेक्ट कहां हो गया। यानी कहीं ना कहीं आपने इस चैप्टर को पढ़ते समय ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हुए। आरी बात समझ? वो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, कोई भी पॉइंट हो सकता है। क्लियर? तो आपको इस इनकरेक्ट को में देखना है कि इस पर्टिकुलर पढ़े हुए अगर चैप्टर का है, तो उस पॉइंट को मैंने नहीं पढ़ा, तो कहीं ना कहीं आपके उस पर भी नोट्स क्या होने चाहिए, प्रिपेयर होने चाहिए, जहां से इनकरेक्ट हो रहा है वो पढ़े हुए चैप्टर से। जब आपका 1 महीने बीतेगा ना, तब आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपने पॉइंट नोट डाउन करने लगा ना, यानी जो चैप्टर है वो आपका मॉक के हिसाब से भी 100% क्या हो गया, प्रिपेयर हो गया। जनरली हम क्या करते हैं, टीचर के अकॉर्डिंग चीजों को प्रिपेयर करते हैं। हो सकता है किसी से पढ़ाते वक्त कोई पॉइंट क्या रह गया, आपका मिस रह गया, और उस गलती को हम बार बार कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले इस इनकरेक्ट पे वर्क करना। और इनकरेक्ट देखिए आपका पर्टिकुलर किस टॉपिक से, अगर किसी टॉपिक से आपका आंसर गलत हो रहा है, देखिए अटेम्प्ट नहीं हुआ, वो तो टाइमिंग की प्रॉब्लम है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे मॉक को देते हैं, क्या है क्या नहीं, वो एक अलग पॉइंट होगा। मेरा जो यहां पे कहने का पॉइंट ये है कि अगर मैंने परसेंटेज या कोई भी चैप्टर पढ़ रखा है, उस चैप्टर के अगर क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं, इसका मतलब है कि या तो मैंने 100% चैप्टर पढ़ा नहीं है, या एक माइनर मिस्टेक हुई है। हम जब इस मिस्टेक पे पर्टिकुलर वर्क करेंगे ना, तो 20 मॉक 30 मॉक के बाद आप देखेंगे कि ये 1 नंबर आपका सही होने लगेगा। ऐसे आपको हर एक सब्जेक्ट में करना है कि आपको इनकरेक्ट को नोट करना है और उस इनकरेक्ट पे वर्क करना है। देखिए 1 मंथ 2 मंथ्स के बाद ना आपके नंबर बढ़ने शुरू होंगे। तो एनालिसिस का मतलब यह है कि आप पूरा का पूरा उसका फॉर्मेट तैयार करिए, कम से कम 20 मॉक के बाद आप देखिए, और ये काम आपका डेली होना चाहिए कि जो टॉपिक मेरा कवर है उसमें अगर मेरे मार्क्स नहीं बन रहे हैं, तो उस पॉइंट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, और उस पॉइंट को आपको सॉर्ट आउट करना है। क्लियर? बाकी इसमें मैं थोड़ी सी बातें बताता हूं क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है। चलिए अब हम बात करते हैं इस तीसरे पॉइंट पे कि मार्क्स कैसे इंप्रूव करें। जैसे बहुत सारे लोगों के साथ कहानी होती है, अगर आप बैंक का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके मार्क्स ना 1 पॉइंट के जाने के बाद ना स्टैग्नेशन आ जाती है, वो आपका उसी रेंज में रहता है चाहे आप कितने भी मॉक देते जाए। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी बात है, जैसे मैंने बहुत सारे बच्चों से सुना हुई, ये सारी चीजें मैं आप ही लोग के कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस से चीजें बता रहा हूं, और आप ही लोग पे ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। ठीक है? मार्क्स कैसे इंप्रूव, इसमें होता क्या है कि बहुत सारे बच्चों को मैंने सुना हुआ है कि मेरी इंग्लिश तो अच्छी है, या मेरी रीजनिंग तो अच्छी है, मैथ्स मेरे हो जाते हैं, जीएस मेरे हो जाते हैं। मेरा ये पॉइंट है कि अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका मार्क्स आपका क्या होगा, डिसाइडेड होगा। क्लियर? अगर आप बोल रहे हैं कि आपका रीजनिंग अच्छा है,
या आपका इंग्लिश अच्छा है, तो अगर ये एग्जाम 30 मार्क्स का है, ठीक है, अगर आपका इंग्लिश उसमें 30 मार्क्स का है, तो क्या आपके इंग्लिश में 30 मार्क्स आ रहे हैं? अगर ये पॉइंट मेरा अच्छा है तो कहीं ना कहीं इसमें 30 में से 30, देखो 1-2 मार्क्स गलत हों इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं बार बार बोलूँ क्या रीजनिंग मेरा अच्छा है, फिर भी रीजनिंग में मेरे 30 में से 20 नंबर आ रहे हैं, 30 में से 25 नंबर आ रहे हैं, फिर कैसे अच्छा है? तो आप ये देखिए कि जिस सब्जेक्ट को आप अच्छा बता रहे हैं उसमें कौन कौन सा पॉइंट मिस हो रहा है। नॉर्मली होता क्या है, जैसे हमने पूरा का पूरा मैथ्स पढ़ लिया और कोई एक चैप्टर मुझे नहीं आ रहा है और उस चैप्टर से कंटिन्यू क्वेश्चन मॉक में आ रहे हैं और मैं उस चैप्टर को बार बार इग्नोर करते जाए, अच्छा चलो पढ़ लेंगे, ये तो पढ़ा हुआ नहीं है, ये है वो है, फिर वो इंप्रूव कैसे होगा? आप ये देखिए जो मैंने पिछला पॉइंट बताया था कि वो पॉइंट कहाँ से इनकरेक्ट हो रहा है, जहां से वो पॉइंट आपका इनकरेक्ट हो रहा है, जब तक आप उस पॉइंट पे वर्क नहीं करेंगे तब तक आपके मार्क्स कैसे इंप्रूव होंगे। मान लीजिए मैं मॉक डेली देते जा रहा हूँ, कोई चैप्टर मेरा छूटा हुआ, जैसे बैंकिंग वाले बच्चों की बहुत सारे चैप्टर की प्रॉब्लम होती है, जैसे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये वो करना ही नहीं चाहते, बोट एंड स्ट्रीम करना ही नहीं चाहते, और इन दोनों चैप्टर से आप देखेंगे कि हमेशा क्वेश्चन आते हैं, चाहे आपके एग्जाम में हो या मॉक में हो। अब क्वेश्चन ये कि मैंने 20 मॉक दे दिया, 30 मॉक दे दिया, 50 मॉक दे दिया, 100 मॉक दे दिया और मैं उस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ ही नहीं रहा हूं, तो जब तक हम उस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ेंगे नहीं तब तक मार्क्स कैसे इंप्रूव होंगे? बात समझ में आ रही है? तो आपको करना क्या है कि जो सब्जेक्ट, ये तो देखिए उन लोग के लिए है जिनका कहीं ना कहीं 100% आपका सिलेबस क्या है, कंप्लीट है, तभी आप मार्क्स की बात कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है फिर तो मार्क्स की बात की नहीं जा सकती। अब आप देखिए कि जो भी आपके सब्जेक्ट डिसाइड हैं उसमें आपका सबसे स्ट्रांग पॉइंट क्या है। जो स्ट्रांग पॉइंट है उसमें आप सबसे पहले कोशिश करिए 100% जाने की। आप उसमें किसी चैप्टर को इग्नोर मत करिए। बात समझ में आ रही है? चाहे आप किसी भी एग्जाम के भी, अगर आपका कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो स्ट्रांग का मतलब 100%, ये नहीं कि 100 में से 80 नंबर आ रहे हैं बोल रहे हैं आप स्ट्रांग है, फिर तो स्ट्रांग ही नहीं हुआ। हाँ, कोई पर्टिकुलर पॉइंट है जिससे 4 साल 5 साल में एक बार क्वेश्चन आ रहा है, उसके लिए बहुत सारी चीजें पढ़ना है, तब आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन कोई चीज कंटिन्यू आ रही है और उसको आप इग्नोर कर रहे हैं, फिर तो प्रॉब्लम है। क्लियर? तो आपको हर हाल में सबसे पहले कवर करना अपना 100%, चाहे आपका जो भी सब्जेक्ट अच्छा उसमें। देखिए ये तो आपका 100% कभी नहीं हो सकता, इसके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं। जीएस आपका 100% कभी नहीं हो सकता, लेकिन इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स को 100% किया जा सकता है। हाँ, अगर यही बैंकिंग वाले हैं तो करंट अफेयर के केस में किया जा सकता है, लेकिन जीएस की क्या है कि अपनी कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है, तो इसको 100% तो पॉसिबल नहीं है, बट करंट अफेयर को 100% किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है ना उसमें चीजें 100% हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। सेकंड, मैंने जो आपको पॉइंट यहां से बताया था ना कि आप अपने इनकरेक्ट को लिखिए, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वर्क करिए। आप देखेंगे 7 डेज 10 डेज के बाद ना आपको अपने आप इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा। और कभी भी 20 to 30 मार्क्स से पहले ना अपने आप को जज मत करिए, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि किसी और के स्ट्रेटजी को फॉलो मत करिए। जैसे बैंकिंग का एग्जाम है तो उसमें तो आप स्विच नहीं कर सकते, ठीक है। बार बार आप पूछते हैं कि सर पहले रीजनिंग करें, पहले इंग्लिश करें, पहले मैथ्स करें, पहले जीएस करें। ये खुद आपको डिसाइड करना, और आप जब कंटिन्यू मॉक देंगे ना आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि पहले क्या करना है। क्लियर? आ रही बात समझ में? तो ये सारा आज का एनालिसिस था। मैथ के ऊपर मैं आपको स्पेशली बता दूंगा कि कैसे मैथ को करना है, कैसे उसमें क्वेश्चन को स्किप करना है, कितने राउंड में आपको चीजें करनी है। ये सारा का सारा हम लोग किसी पर्टिकुलर डेज रखेंगे। तो आज के लिए मैंने इतनी ही चीजें रखी थी कि कैसे कैसे इस पॉइंट पे काम किया जा सकता है। आशा करता हूं कि आपको ये चीजें अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये चीजें अच्छी लगी हैं और आपके इंप्रूवमेंट हो रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। जो लोग फर्स्ट टाइम इस चीज को सुन रहे हैं या देख रहे हैं वो चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, कुछ ना कुछ बैंकिंग से रिलेटेड मैं स्ट्रेटजी लेके आने की कोशिश करूंगा। चलिए, धन्यवाद आप लोग का देखने के लिए।